Today I am discuss the concept of accounting standard, meaning and need of accounting standard. So accounting is an information system and its main aim to provide financial information to a number of parties such as investor, management, creditor, government, etc. अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो उसके यूज़र्स है, वेरियस यूज़र इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि उसके बेसिस पे वो डिसीजन मेकिंग कर सके। तो ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेडी करके की जाएगी, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एज पर सेक्शन 129 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, financial statement of an enterprise should be depicted true and fair view of its operating result and financial position। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग, एक कंपनी जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करती है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। बट कंपनी एक्ट 2013 में ट्रू एंड फेयर को कहीं मेंशन या डिफाइन नहीं किया गया। इसको ट्रू एंड फेयर बनाने के लिए जो आपके जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उनको फॉलो किया जाता है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ए नंबर ऑफ जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन द फॉर्म ऑफ कंसेप्ट एंड कन्वेंशन हैज़ बी डेवलप्ड एंड एक्सेप्टेड टू ब्रिंग कंपेरेटिबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वेरियस बिजनेस एंटिटी। तो ट्रू एंड फेयर बनाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो जो गैप दिए गए हैं जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स उनको फॉलो किया जाता है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए जो कंपेरेटिबिलिटी या यूनिफॉर्मिटी उसको लाया जा सके। बट द डिफ़िकल्टी इज दैट, बट गैप में जो डिफ़िकल्टी है वो क्या है, ऑल्सो अलो ए लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट फॉर द सेम आइटम। जो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उसमें एक सेम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसके भी वेरियस अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से अगर दो एंटिटी है अल्टरनेटिव हैं तो दो एंटिटी अगर दोनों ही अल्टरनेटिव्स को फॉलो कर रहे हैं तो उनको कंपेयर या कंसिस्टेंसी नहीं लाया जाएगा, जिसकी वजह से जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको कंपेयर नहीं किया जाएगा। कंपेरिजन नहीं होगा तो आप बेटर पोजीशन को असेस नहीं कर सकते। सो यहाँ पे डिफरेंट एंटरप्राइज में अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द सेम ट्रांजेक्शन और एन एंटरप्राइज में ऑलो फॉर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द सेम आइटम ओवर ए डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स। तो डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए सेम ट्रांजेक्शन के लिए डिफरेंट अल्टरनेटिव अवेलेबल्स होते हैं तो कंपनी उनको फॉलो करती है, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इनकंसिस्ट और अनकम्पेरेबल हो जाती हैं। हैंस देयर इज ए अर्जेंट नीड टू हार्मोनाइज एंड स्टैंडर्ड दीज डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो यहाँ पे नीड अराइज होती है कि उन अकाउंटिंग मेथड्स में, अकाउंटिंग पॉलिसी में हार्मोनिज्म या यूनिफॉर्मिटी है वो कैसे लाया जा सके ताकि ओवर ए पीरियड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड डिफरेंट टाइम के जो अकाउंटिंग पीरियड है उनमें हम कंपेरेबिलिटी और कंसिस्टेंसी ला सके। तो सर्टेन स्टैंडर्ड्स मस्ट बी फॉलोड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो दैट देयर इज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ एम्बिग्यूटी एंड अनसर्टेनिटी अबाउट द फिगर कंटेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आपकी फिगर्स दी गई हैं वो एम्बिग्यूटी का मीन्स होता है जो क्लियर नहीं होती। तो अगर आप स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग मेथड्स एंड पॉलिसी फॉलो करोगे तो वो क्लियर होंगे और जो अनसर्टेनिटी है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। इस पर्पज़ के लिए द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी IASC एग्जिस्टेंस में आई है 29 जून 1973 को, ताकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट किया जा सके और उनमें हार्मोनाइजम ला सके। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आर एसोसिएट मेंबर ऑफ IASC। दोनों ही इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट जो इंस्टीट्यूट है इंडिया का, वो मेंबर्स हैं IASC के। सो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो ड्राइंग अप इट्स ओन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच आर बेसिकली पैटर्न ऑन द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो हो रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनीज फॉलो कर रही हैं, उनको देख के और उनको मॉडिफाई किया है। जो भी प्रैक्टिसेस और कंडीशन या जो एनवायरनमेंट है इंडिया में अवेलेबल है उनके बेसिस पे उनको मॉडिफाई करके और इंडिया में उनको प्रिवेल करने की कोशिश की, लागू करने की कोशिश की है। सो यहाँ पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको डिफाइन किया गया है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है जो टाइम टू टाइम इंस्टीट्यूट इशू करती है। जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल स्पेसिफाइंग
यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रैक्टिस फॉर ड्राइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए जो मेथड्स फॉलो किए जाएंगे, जो रूल्स फॉलो किए जाएंगे, उनमें हार्मोनाइज लाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जाते हैं। तो कोहलर ने यहाँ डिफाइन किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, ए कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन अकाउंटेंट बाय कस्टम, लॉ एंड प्रोफेशनल बॉडी। कस्टम के द्वारा, लॉ के द्वारा, प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा एक जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो आचार संहिता लागू की जाती है, वो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होंगे। तो यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं वो क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेड डाउन बाय द नॉर्म्स ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिस बाय वे द कोड टू डायरेक्ट एज टू हाउ द ट्रांजेक्शन इवेंट शुड बी डील्ड। मीन्स कि जो अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आपके आइटम है उनको किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो नॉर्म्स बताएंगे आपको। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, इन दिस वे दे रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड पॉलिसी सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट बिजनेस यूनिट बिकेम कंपेरेबल। मीन्स कि जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्डाइज होंगे, उनमें यूनिफॉर्मिटी होगी, तो सभी अकाउंटिंग एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सभी वही ऑर्गेनाइजेशन वही मेथड फॉलो करेंगे, जिसकी वजह से डिफरेंट ईयर की या डिफरेंट कंपनीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड, दे प्रिस्क्राइब ए प्रेफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मीन्स जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए या एक से ज़्यादा अकाउंटिंग प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन, स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बताएंगी, तो उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए वही स्पेसिफिक सॉल्यूशन फॉलो किया जाएगा। फोर्थ, दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जितने भी यूजर्स हैं उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ताकि उसके बेसिस पे विच द स्टेटमेंट हैव बीन पेड, उसके बेसिस पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, दे लिमिट द एरिया विद इन विच अकाउंटेंट हैज़ टू फंक्शन एंड इन दिस रिस्पेक्ट दे आर जस्ट लाइक लॉ। मीन्स जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो अकाउंटेंट के एरिया को लिमिट करती है कि उस एरिया में रह के उस अकाउंटेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो वो रेडी करने होते हैं। बट यहाँ पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका पर्पस हार्मोनाइज्म या फिर यूनिफॉर्मिटी लाना होता है, रिजिडिटी लाना नहीं होता। इट मीन्स कि अगर हम एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ओवर द ईयर वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, बट यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये भी नहीं है कि फ्लेक्सिबिलिटी हम बहुत लार्ज लेवल पे ला सकें। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो सिर्फ यूनिफॉर्मिटी और हार्मोनिज्म के लिए लाया जाता है। तो यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी एक लिमिट तक कर सके। अगर अकाउंटेंट को या उस पर्टिकुलर कंपनी को ये लगता है कि जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए दूसरा अल्टरनेटिव अवेलेबल है वो उससे पहले वाले से बेटर है, तो वो उसको फॉलो कर सकती है, बैलेंस शीट में नीचे फुटनोट में उसको एक्सप्लेन करके। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन गैप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। गैप जो होते हैं वो कस्टम्स और लॉ के अकॉर्डिंग जो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फर्स्ट है जो डिफरेंट जो एंटरप्राइजेज है वो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं। तो गैप में हमें कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं दी गई है किसी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को करने के लिए या किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए। बट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो अब तक के जो 32 है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कंपनी एक्ट में मेंशन कर रखे हैं, तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं उनमें एक स्पेसिफाई लिस्ट होती है। तो हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक सॉल्यूशन बताएगा। सेकंड, जो गैप है वो कस्टम्स और जो आपके जनरल एग्रीमेंट है यूसेज के बेसिस पे बनाए गए हैं। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो लॉ के बेसिस पे बनाए गए हैं। थर्ड, गैप प्रोवाइड करता है नंबर ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ ए सेम आइटम, जैसे इन्वेंट्री को कैसे करेंगे मार्केट या कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, डेप्रिसिएशन के जो मेथड्स हैं वो अलग अलग है। बट आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन बताएगी, अल्टरनेटिव से नहीं बताएगी। फोर्थ, पर्सनल जजमेंट गैप में नेसेसरी हो सकता है क्योंकि अल्टरनेटिव अवेलेबल है, तो उसमें से हम जैसे एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए 2 या 3 मेथड, तो उसमें से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल जजमेंट हो सकती है, जो बेटर होगा हम उसको फॉलो करेंगे। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बायसनेस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेसिफिक लिस्ट दी गई है स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, तो आप उसी को फॉलो करोगे। लास्ट है, गैप डू नॉट इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गैप यूनिफॉर्मिटी नहीं ला पाता, इसी कमी की वजह से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो डेवलप किए गए हैं, ताकि अकाउंटिंग जो स्टेटमेंट्स बनाई जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, उनमें हार्मोनाइज्म और यूनिफॉर्मिटी ला सके। इस पर्पज़ के लिए आपका बनाया गया है गैप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड।